हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का SKC क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ अधिगम टॉपिक से, जिसके अंदर आज हम स्किनर, पियाजे, अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डालिए नजर पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक थे BF स्किनर, JS ब्रूनर, आसुबेल और कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, तो इनके सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है और इसके सिद्धांत को सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, RS थ्योरी। कौन सी थ्योरी? RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है और एक इसको RR थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक और दंड, यानी कि पुरस्कार और दंड। ठीक है, तो आप बता दूं, BF स्किनर ने सबसे इम्पोर्टेंट जो माना था पारितोषिक और दंड को, पुरस्कार इन दंड को सबसे इम्पोर्टेंट माना था इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में कौन सा तंत्र जो प्रयोग में आता है? स्केप फोल्डिंग, रूपण या शेपिंग, धारण और उद्भवन। ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत में BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, ये BF स्किनर ने जो धारणा दी थी उसका जो नाम था वो था आपके शेपिंग। क्या कहते थे उसको? शेपिंग, यानी रूपण। ठीक है, उन्होंने रूपण की उदाहरण बताई थी। इस नियम में उन्होंने यदि किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद आनंद की अनुभूति आती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। यही बात उन्होंने शेपिंग के अंदर बताई थी। ठीक है, यानी कि शेपिंग के अंदर उन्होंने ये बताया कि छोटे छोटे प्रयासों द्वारा उसे हम दिशा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को अपन क्या है कि छोटे छोटे प्रयास करके उसको दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है ना, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक चूहे पर किया था। ठीक है, चूहे के ऊपर किया था, भूखे चूहे के ऊपर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों को चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो इसके अंदर जो है देखो, हाथ पैरों को चलाना स्वतः चला रहा है, भोजन स्वतः कर रहा है, खड़े होकर इधर उधर खुद स्वयं चल रहा है, कांटा लगने पर पैर हटाना। देखिए, कांटा लग रहा है तो कांटा लगना उसके लिए उद्दीपक हो गया, तो उद्दीपक को देख के उसने पैर को हटाया था। ठीक है, उद्दीपक को देखने के बाद पैर हटाया था, लेकिन यहाँ हाथ पैरों को चला रहा है, स्वयं चला रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया प्रसूत व्यवहार का नहीं होगा तो ये A नंबर ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत में स्वयं क्रिया करता है वो। ठीक है ना, उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन होगा, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर, टोलमैन, हल और कोपका। तो पुनर्बलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो क्लार्क एल हल हैं। कौन है? क्लार्क एल हल। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। पुनर्बलन के सिद्धांत का दूसरा नाम है प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, और इनके सिद्धांत को चालक की न्यूनता सिद्धांत कहा जाता है या प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लार्क एल हल के पुनर्बलन सिद्धांत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत अभी बताया। प्रेरणा न्यूनता सिद्धांत जो हल द्वारा दिया गया है, क्लार्क एल
हल द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? गेस्टाल्टवाद, ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। क्या होता है? समग्र। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? अब गेस्टाल्टवाद पढ़ते आपको कॉलर सही नहीं करना है, कॉलर नहीं होगा। स्किनर, पावलोव, फ्राइड और वर्दीमर। तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक थे वो वर्दीमर थे। कौन थे? वर्दीमर। ठीक है, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। गेस्टाल्टवादी कितने मनोवैज्ञानिक थे? 3 थे, वर्दीमर, कॉफका और कोहलर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है, तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी है। ठीक है, और उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को समग्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको सूझ एवं समझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी। ठीक है ना, गणित, विज्ञान और व्याकरण जैसी जो विषयों का अध्ययन करने के लिए ये विधि, ये प्रयोग बहुत ही सफल हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके कोहलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तात्कालिक समाधान, अंतर्दृष्टि, अचानक। ठीक है, कोहलर का जो सिद्धांत है इसमें अचानक समाधान होता है। सामीप्यता का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। क्या होगा इसका आंसर? सूझ का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, 90 का आंसर सूझ का सिद्धांत, जो आपके कोहलर के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को ही सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्रवादी सिद्धांत। ठीक है, ये कुर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्षेत्र सिद्धांत था। उन्होंने जीवन स्थल के आधार पर व्यक्ति के अनुभवों का विश्लेषण किया था। किसके आधार पर? जीवन स्थल के आधार पर। ठीक है, उनके सिद्धांत में लक्ष्य, भर्त्सना एवं अवरोधक को प्रमुख तत्व माना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छी क्लास है, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक अधिगम, अल्बर्ट बांडुरा, वॉटसन, स्पीयरमैन और कोहलर। तो ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण या फिर दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना ही अधिगम है। ठीक है, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना, अमान्य व्यवहारों को त्याग देना, ये सब सामाजिक अधिगम के अंतर्गत होता है। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा ने समाज में देखकर, समाज से दूसरों लोगों को देखकर अपने जीवन में व्यवहार उतार लेना, ये सामाजिक अधिगम होता है। सामाजिक अधिगम पर सबसे सफल जो प्रयोग हुए थे वो अल्बर्ट बांडुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं? अभी बताया था सामाजिक का सिद्धांत, बताया था ना अभी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा का। उन्होंने ही कहा था कि बच्चे जो थे दूसरों के व्यवहार को देखकर जल्दी सीखते हैं, दूसरों की नकल जल्दी करते हैं वो। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके याद रख लेना। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। कौन था भाई? संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? कोहलर, पेस्टोलॉजी, ब्रूनर और जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें अगर जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं आया हो। 100% जीन पियाजे से एक क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने है ना बाल विकास की 4 अवस्थाओं का
वर्णन किया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी उन्होंने? 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 4 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब जीन पियाजे बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बताया गया है, याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? कितनी बताई है? अभी बताया मैंने 4। कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? देखो बताता हूँ आपको। पहली अवस्था जो थी आपके वो थी संवेदी गामक अवस्था। क्या थी? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज बोला जाता है। दूसरी जो थी वो थी आपके पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष थी। और संवेदी गामक जो थी वो थी आपके 0 से 2 वर्ष तक। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष तक थी। फिर चौथी जो बताई थी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, वो बताई थी औपचारिक। कौन सी? औपचारिक। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से ऊपर होती है, किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। चारों अवस्थाएं बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अभी कल वाली क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे पियाजे को। अभी इनके क्वेश्चन देख लो आज किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? अभी बताई मैंने प्रथम अवस्था कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था। और दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था जो आपकी हो जाएगी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? ठीक है, 4 अवस्था में से 3 इसमें दे रखी, एक कौन सी नहीं है? तो संवेदी गामक अवस्था ये तो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऐसी कोई नहीं बताई थी। उन्होंने जो बताई थी वो बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, पियाजे के द्वारा केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंद्रिय जनित। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो गामक क्रिया के बारे में पूछ रहा है तो वो 0 से 2 साल के भीतर ही करेगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे आपके लिए। 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचानने, पकड़ने और अपने मुंह में डालकर उसकी पहचान व अध्ययन करती है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये व्यवस्था है। देखो आगे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो 11 माह दे रखा है, तो 11 माह किसके अंतर्गत आता है? 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत आता है। तो इसका सीधा सा मतलब है संवेदी पेशीय अवस्था। इसी अवस्था के अंदर वस्तुओं को पहचानना, पकड़ना, ठीक है, उसकी पहचान करना, क्योंकि कोई सी भी वस्तु हो, खिलौने के अलावा दूसरी वस्तुओं को भी मुंह में ले लेते हैं बच्चे, तो यही होती है संवेदी पेशीय अवस्था। अगली देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अभी बताई मैंने 3-4 बता दी। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहली जो थी वो थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी थी आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इसको। कल वाली क्लास में आपको जीन पियाजे बहुत ही डिटेल में बता दिया जाएगा। पूरे जीन पियाजे का जितना भी सिद्धांत उन्होंने दिया, जितनी भी अवस्थाएं बताई, सबको आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कल वाली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके सीटेट, आरटेट, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मैं अधिकांश वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब रिपीटेशन क्वेश्चन है जो आपके आने के लगभग 99% चांसेस होते हैं।
ठीक है, क्या वो लैंग्वेज आपके चेंज आएगी, तो कृपया ध्यान रखें, आराम से पढ़ाई करें, समझ बनाए, समझ बनेगी तो आपकी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में जीन पियाजे के साथ। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।